हेलो दोस्तों। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नया टॉपिक लेकर के, जिसका आज हम कंसेप्चुअल एनालिसिस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप सभी ने सुना होगा। पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 11th की बात करें या 12th की, या हम जेई के पर्सपेक्टिव से बात करें, मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, एडवांस के पर्सपेक्टिव से बात करें, या हम नीट की बात करें या बोर्ड एग्जामिनेशन की, सभी के नज़रिए से देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आपसे टकराता ही रहता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट्स में, तो कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल ही जाता है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं पढ़ा है, उनके लिए तो रिकमेंडेड है ही सही, लेकिन जिन लोगों ने पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ नया होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, और इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मिलने वाली हैं, और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में। देखिए, आपने अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में सुना होगा, जैसे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया है, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि इन सभी पोटेंशियल एनर्जीज में क्या डिफरेंस है, या फिर हम कहें कि क्या इनमें सिमिलैरिटीज हैं। इन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस तरह से ये सब डिफाइन होती है, इनके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, इनको किस तरह से हमें क्वेश्चंस के साथ रिलेट करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में, या ये सारे डाउट्स जो हैं, वो सभी आज सॉल्व हो जाने वाले हैं, उन सभी का आज समाधान हो जाएगा। इस वीडियो में आप पूरे एंड तक बने रहिए। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दो रैंडम चीज़ें बताना चाहूँगा। अब वो रैंडम चीज़ें क्या हैं? बिल्कुल रैंडम चीज़ें हैं, बिल्कुल मज़े में सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, और इन चीज़ों को हम आगे जाके रिलेट करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दिया। लेट्स से कि पॉकेट मनी में आपको जो है 100 रुपीज़ दिए गए। कितने रुपीज़ दिए गए? लेट्स से 100 रुपीज़ आ गए। तो 100 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी के लिए दिए गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये पॉकेट मनी के लिए जो पैसे दिए गए हैं, इनका हिसाब भी रखना है आपको। इनका पूरा अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है। आप डायरी में एक सिंपल तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 100 रुपीज़ आए, तो ये आपका इनकम था। ठीक है, तो ये आपका इनकम था, ये सप्लाई हुई आपको मनी की। कहाँ से? पेरेंट्स की तरफ से। तो आप लिखेंगे +100। अब सपोज इसमें से आपने जो है 20 रुपीज़ स्पेंड कर दिए। ठीक है, चॉकलेट ले लिया, पेटीज ले लिया, तो आप कैसे लिखेंगे? -20। और आपके किसी फ्रेंड को आपने लास्ट मंथ उधार दिया हुआ था, बोरो उसने लिया था, आपसे बोरो किया था, अभी उसने आपको वापस रिटर्न कर दिया, सपोज 50 रुपीज़, तो +50। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 20 रुपीज़ क्या हुआ? आपका एक्सपेंडिचर। ये 20 रुपीज़ हुआ एक्सपेंडिचर, और ये हुआ आपका इनकम या गेन या सप्लाई। ठीक है, तो ये गेन, इनकम या सप्लाई। ठीक, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? एज आई टोल्ड यू कि ये रैंडम चीज़ें हैं, इनको आगे हम रिलेट करने वाले हैं, तो बस सिंपल तरीके से समझते रहिए। तो ये 100 रुपीज़ इनकम टोटल आया हमारे पास, उसमें से जो है 20 एक्सपेंडिचर हो गया, स्पेंड हो गया, 50 रुपीज़ जो है हमें मिल गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर, कितना आपका खर्चा हुआ, तो क्या बताएंगे? -20 या 20? ऑब्वियसली वी आर गोना से कि ओनली 20 रुपीज़ हैज बीन द एक्सपेंडिचर। 20 रुपीज़ जो है वो स्पेंड हुए हैं। ऐसा नहीं बताएंगे कि -20 खर्च हुआ है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि -20 लिखेंगे हम, लेकिन बोलेंगे कितना, क्योंकि एक्सपेंडिचर इटसेल्फ टेल यू कि ये नेगेटिव में गया है ना, खर्च हुआ है। गेन अपने आप में बता रहा है कि पॉजिटिव में है। तो माइनस लिखने, माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लिखेंगे डायरी में तो -20 करके लिखेंगे। ओके, सो दैट वाज वन रैंडम थिंग। अब दूसरी जो रैंडम चीज मैं आपको बताने वाला था यहाँ पर, वो क्या है? सपोज हमारे यहाँ पर कोई एक बैंक है। ठीक है, ये है एक बैंक। ठीक, अब बैंक में आपने क्या किया? पैसे डिपॉजिट करवा दिए। बैंक में क्या करा हमने? पैसे डिपॉजिट करवा दिए। आज हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं, तो हम 1 महीने बाद, 1 साल बाद, या 2 साल बाद, या कभी भी बैंक से वो पैसा वापस ले सकते हैं। वापस हम रिटर्न ले सकते हैं बैंक से पैसा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि बैंक ने वो पैसा क्या किया था? वो कंजर्व करके रखा था, वो जमा करके रखा था, कलेक्ट करके रखा था, प्रोटेक्शन के साथ रखा था, सेव करके रखा था, ताकि हमें जरूरत पड़ने पर, वेन एवर वी हैव द रिक्वायरमेंट, वी कैन विदड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बैंक। तो हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। सपोज अगर बैंक जो है पैसा खर्च कर दे, तो क्या वो लौटा पाएगी? नहीं।
बैंक पैसा नहीं लौटा पाएगी। तो क्यों लौटा पा रही है? क्योंकि उसने कंजर्व किया। सो ये दो छोटी छोटी बातें थी। अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जीज के ऊपर फिर से। तो जैसा मैंने बताया कि देयर आर एन नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जीज डिफाइन है। तो क्या सभी एक है? तो जी हाँ, सभी का ओरिजिन एक है, सभी का जो डेफिनेशन है वो एक है, सभी के पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक टाइप का पोटेंशियल एनर्जी लेकर के उसको डिफाइन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और फिर हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास में एक ब्लॉक है, एक ये m मास का मेरे पास ब्लॉक है, ये पोजीशन A पर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे पोजीशन A से पोजीशन B पर मैं ले जाना चाहता हूं। पोजीशन B जो है वो कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है यहां से। अब मुझे इसे पोजीशन A से पोजीशन B लेके जाना है और यहां पर कितना लग रहा होगा इसका वेट? mg। अंडर द ग्रेविटी ये मूव करवाना है मुझे वर्टिकली। तो मुझे क्या करना होगा, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इसे A से B तक लेकर के जाऊं, लेकिन स्लोली स्लोली। ये जो टर्म है स्लोली स्लोली, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि हमें इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज नहीं करना है ए से बी तक ले जाते हुए। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हर मोमेंट पर इक्विलिब्रियम बना रहे। इसे हम बहुत स्लो ले जा रहे हैं, यानी कि हर मोमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम इसका है, यानी कि हर मोमेंट पर फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन इसका जीरो रहेगा। और ऐसा कब हो पाएगा? जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मैं किसके इक्वल लगाऊंगा? एक्सटर्नल फोर्स भी मेरा जब mg के इक्वल होगा, तब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जब तक एक्सेलरेशन होगा नहीं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। बट यहाँ हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, हम बिल्कुल आइडियल कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। हम ये यहाँ पर थियोरेटिकली मान रहे हैं कि अगर हमने mg के इक्वल फोर्स लगाया है और हम इसके इक्वल फोर्स लगाते हुए इसे मूव करवा रहे हैं, तो हम स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं। सो देयर वुड बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो फ्रॉम A to B। ठीक हो गई ये बात? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्लोली स्लोली ले जाने का क्या मतलब। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं। तो यहां तक हम इसको ले आए हैं। ठीक है, अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं वर्क डन। वर्क डन किसका? वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां से कहां तक? ए से बी तक जाने में। तो ए से बी तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट से सीधा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड हुआ है। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h। तो ये माइनस mgh वर्क डन आ गया। अब सपोज करें कि मैं इसको वापस से b से a तक के लेके आता हूँ। वापस बी से कहां लेकर के आ रहा हूं? ए पोजीशन तक लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, वापस बी से हम इसको लेकर के आएंगे कहां तक? ए पोजीशन तक। ठीक है, अगेन स्लोली स्लोली। ठीक है, तो वापस उसे बी से ए तक लेकर के आ रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मुझे फिर से निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना है। कहां से कहां तक? बी से ए तक। तो अब क्या चेंज हुआ? फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, लेकिन इस बार फोर्स का डायरेक्शन भी वर्टिकल डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट का भी। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना होगा? प्लस mgh, प्लस mgh। अब ये हमने वर्क डन निकाले, इसका क्या कॉन्सेप्ट है अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ए से बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, यानी मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क कंज्यूम किया है? mgh जितना वर्क कंज्यूम कर लिया। वो ए से बी तक पहुंचा, तो जो वर्क हुआ है वो किसने कंज्यूम कर लिया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क कंज्यूम कर लिया। अब वर्क कंज्यूम कर लिया, बी से ए जब मैं वापस आया हूं तो इसने मुझे प्लस mgh वर्क सप्लाई किया है। सप्लाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये नेगेटिव है, यानी कि ये वर्क जो है वो वर्क कंज्यूम्ड, दिस वर्क हैज बीन कंज्यूम्ड एंड दिस वर्क हैज बीन सप्लाइड। तो जो मैंने आपको एक रैंडम एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन हो रहा है इस चीज का, ये चीज खर्चा हो रही है, mgh कंज्यूम हुआ। ठीक, और प्लस mgh बी से ए आने पर वापस सप्लाई हुआ, क्योंकि ये प्लस में है, ये दिया गया है, गेन हुआ। ठीक, अच्छा, अब ये चीज आप समझें कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ए से बी लेकर गया किसी एक सर्टेन मोमेंट पर, सपोज अभी लेकर के गया, तो कितना कंज्यूम हुआ? माइनस mgh। अब मैं उसे आज लेकर के आऊं, कल वापस बी से ए लेकर के आऊं, या 10 साल बाद बी से ए लेकर के आऊं, वापस से वर्क डन कितना होगा? प्लस mgh, यानी कितना सप्लाई होगा? प्लस mgh, यानी कि जितना कंज्यूम किया था उतना ही सप्लाई कर दिए। और ऐसा क्यों हो पाया?
सप्लाई क्यों कर पाया? बैंक वाला एग्जांपल यहां रिलेट होता है कि बैंक को हमने पैसा दिया, उसने वो स्टोर कर लिया, उसने वो कंजर्व कर लिया, इसीलिए वो हमें किसी भी टाइम पर लौटा पाया। अगर वो स्पेंड कर देता तो लौटा नहीं पाता। तो यही चीज यहां पर भी हुई है कि ये जो एमजीएच वर्क कंज्यूम हुआ है ये स्टोर हो गया है। ठीक है, आप सपोज करेंगे ये जो वर्क है ये एक तरह का करेंसी है। ठीक है, तो ये करेंसी कहाँ स्टोर हुआ है? ये किसी वॉलेट में स्टोर हुआ है, और उस वॉलेट का नाम क्या है? दैट वॉलेट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एमजीएच वर्क जो कंज्यूम हुआ था ये किस किस जगह जाकर के स्टोर हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर हुआ है। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हुआ है। अब इसको जब भी हम वापस लेकर के आएंगे इतना ही वर्क सप्लाई कर पाएगा क्योंकि इसने स्टोर किया हुआ था। आई होप यू गेट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ वो सारी चीजें आकर के रिलेट हो जाती है जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि यहाँ पर जो कंज्यूम वर्क है, consumed work is stored as potential energy and is supplied when the object is brought back। तो जब ऑब्जेक्ट को वापस लाया जा रहा है तो ये वापस सप्लाई हो गई। अब इस चीज में एक चीज और आप समझिए, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर जितना कंज्यूम किया था उतना सप्लाई कर दिया इसने। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन ऑनेस्ट फोर्स। तो ये क्या है? ऑनेस्ट फोर्स है। ऑनेस्ट फोर्स क्यों है? जितना इसने कंज्यूम किया था उतना सप्लाई कर दिया, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? ऑनेस्ट फोर्स कह रहे हैं। ईमानदार है, जितना इसने कंज्यूम किया उतना वापस रिटर्न भी कर रहा है। और ऑनेस्ट फोर्सेस कौन से होते हैं? ऑनेस्ट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स को देखने का, समझने का ये एक और नजरिया है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां से आप देख सकते हैं कि जितना वर्क कंज्यूम किया वापस उतना ही रिटर्न कर दिया। अगर विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन एंड अगेन इट इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम दैट पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, तो जितना कंज्यूम किया उतना ही अगर लौटा रहा है तो ऑनेस्ट फोर्स है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीज भी यहां से क्लियर हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आगे जाकर के और एलाबोरेट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये ऑनेस्ट फोर्स है। ठीक, अब यहां पर आप समझे कि इस पोजीशन पर लेट्स से कि ये जो पोजीशन ए है, यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ब्लॉक की, लेट्स से दैट वाज यू ए, और जब बी पर पहुंचा तो कितनी हो गई? यू बी। अब यहां पर समझें कि यू ए क्या है? जैसा मैंने बताया कि वॉलेट है, इसमें कुछ करेंसी है, कितनी है? यू है। पोटेंशियल एनर्जी में कितनी करेंसी है? यू है। बी पर पहुंचा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की जो वॉलेट है पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें कितनी करेंसी है? यू बी है। और इस करेंसी में इंक्रीज हुआ होगा। इंक्रीज कितना हुआ होगा? जो कंजम्पशन हुआ ये कहाँ चला गया? इसी वॉलेट में चला गया था। तो सिंपल मैं क्या बोल सकता हूं यहां से? यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए, यही क्या है? यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है भाई। पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और कितना हुआ यहाँ पर? एमजीएच जितना हुआ, एमजीएच जितना हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये कंज्यूम हुआ था वर्क, और ये किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, और कहां से कहां जाने पर कंज्यूम हुआ था? ए से बी जाने पर बढ़ गया, तो ए के कंपैरिजन में बी पर बढ़ गया। तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू व्हाट? एम जी एच, इतना बढ़ गया। और इस एम जी एच को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस एम जी एच को मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी एच। नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी एच का क्या मतलब हुआ यहां पर? नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी एच का मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गया। कैसे डिफाइन हो गया? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द conservative force. Gravitational force is a conservative force. So negative of the work done by conservative force to bring any object from a particular position to another position without changing its kinetic energy is equal to change in its potential energy. तो यही आपका क्या हो गया? potential energy का definition हो गया। अब यहां पर मैं इसको generalize कर दूं। generalize कैसे करूंगा? ये u b minus u a is equal to negative of work done by ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब मैं यहां क्या कर दूंगा? वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स। ऑफ वर्क डन कैसे आता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। सो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस फ्रॉम ए टू बी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी भी दुनिया की किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये हो गया। और ये क्या हो गया आपका, F हैज टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ये आपको क्या बताएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बी और ए के बीच का। ओके, तो इसको हम जनरली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप। अभी तक जो है आप 10th तक या 9th में या 8th में आप किस तरह की डेफिनेशन पढ़ते थे, दैट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी कंसिस्टेंट energy hold or held by any object due to its position, due to its orientation, due to its shape और due to its size। तो ये हम जनरल सा छोटा सा डेफिनेशन ये पढ़ते थे हम, लेकिन इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, या हायर लेवल डेफिनेशन जो है, जो हमको जेई नीट और इस तरह के एग्जामिनेशन में काम आने वाला है 11th 12th लेवल पर, तो वो इस तरह से डिफाइन होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो यहां पर हमने वही किया, यहां पर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, mgh, ये नेगेटिव वर्क डन था और इसका भी नेगेटिव यानी कि mgh, तो वही क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। सिंपल भाषा में ये है, और टेक्निकल टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में ये डेफिनेशन हो गया। ओके, तो ये चीज है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने ये लिखा था ub माइनस यू इज इक्वल टू माइनस माइनस mgh, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सिंपल mgh भी लिख सकता हूं, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। और ये mgh क्या है, mgh, अब यहां पर देखें, यहां मैंने क्या कहा था, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल लगाना है, mg के इक्वल लगाना है हमें, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाता तो एक्सेलरेट होता, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं mg को रिप्लेस कर दूं f एक्सटर्नल से तो चलेगा, f एक्सटर्नल इंटू h, ऐसा मैं बोल सकता हूं। f एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, h के एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, कितना है, mg के इक्वल है, h डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन आ गया ये। तो इसको मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं यहां पर, दैट ub माइनस ua इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इंटीग्रेशन f डॉट ds फ्रॉम a टू b। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। ये एक और डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की टर्म में, वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म में डिफाइन किया, यहां हमने एक्सटर्नल फोर्स की टर्म में डिफाइन कर दिया। ये भी ध्यान रखें आप, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल ही है। जिस भी कंजर्वेटिव की फोर्स के लिए हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं उसके इक्वल ही एक्सटर्नल फोर्स है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसका मतलब डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन से। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव साइन था, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हट गया है। बाकी सब चीजें सेम है, ध्यान रखिएगा। b माइनस ए है, लिमिट a टू b है, यहाँ पर भी b माइनस ए है, लिमिट a टू b है। यहाँ पर जो है कंजर्वेटिव फोर्स था, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है और अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नहीं है। तो मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्या था, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स था और उसका नेगेटिव था। यहाँ अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क किसका है, नेगेटिव का फर्क है। यहाँ पर ये नेगेटिव था तो अब फोर्स बदल दिया हमने, वहां कंजर्वेटिव फोर्स था नेगेटिव के साथ में, यहाँ पर अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है और यहाँ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसा मैंने कहा कि सारी की सारी दुनिया की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जीज है ऐसे ही डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन होती है कि अगर हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं कहां तक, किसी एक सर्टेन पॉइंट तक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का या उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेगेटिव होता है, वर्क डन होता है, उसका नेगेटिव जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। या फिर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसका जो वर्क डन होता है उस पॉइंट तक लाने पर, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो क्या होता है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ तो हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किए, यहाँ तो हम चेंज डिफाइन किए, डेल्टा यू डिफाइन किए, ub माइनस ua डिफाइन किए। तो ये क्या बात हुई,
तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, उसका यहाँ पर चेंज ही डिफाइन होगा। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम कैसे करते हैं कि mgh इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज h हाइट अबव द सरफेस। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो इसका क्या तरीका है कि हम रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस का क्या मतलब है, रेफरेंस का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली है। सपोज यहां पर मैं रेफरेंस ले लेता हूं, जैसे यू ए इज इक्वल टू मैंने जीरो मान लिया कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा यू बी माइनस जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। यानी कि मैंने क्या डिफाइन कर लिया, बी पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लिया, लेकिन उसके लिए मैंने क्या अज्यूम किया कि ए पर रेफरेंस है, यानी कि ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट पर रेफरेंस ले रहे हैं, इसीलिए इनफाइनाइट से हम जो है टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं। तो जो वर्क डन होता है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर हम उसे लेकर के आते हैं वहां की पोटेंशियल एनर्जी को बता देता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो रेफरेंस हम कहीं भी ले सकते हैं। बाकी इन जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए अर्थ की सरफेस पर रेफरेंस लिया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में इनफाइनाइट पर। अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पोजीशंस पर भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, ओनली द डिफरेंस इज डिफाइंड, दो वी टेक रेफरेंसेस where the potential energy is zero. What is the reference where potential energy is zero to tell absolute values, to describe or to define or to tell absolute values हम क्या कर लेते हैं, रेफरेंसेस ले लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपने शायद ड्यूरिंग द लेक्चर नोटिस की हो अभी तक, जो हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पर बार बार किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ऐसी क्यों बात कर रहे हैं हम, तो उसको हम एक एग्जांपल से फिर से समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लिया है, ठीक है, ब्लॉक है ये, और ये एक रफ सरफेस है। ठीक, एक ब्लॉक है, एक रफ सरफेस है, यहाँ पर रफ सरफेस है, इसके लिए म्यू एस म्यू के डिफाइंड है, सरफेस इज रफ। अब मैं इस ब्लॉक को पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेकर के जा रहा हूं मूव करवा के। ठीक है, इसको मूव करवा के मैं ले जा रहा हूं, यहाँ पर मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, सपोज मूव करवा के ले जा रहा हूं। ठीक है, अब इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर यहाँ पर पीछे क्या आने वाला है, यहाँ पर हमको एक फ्रिक्शन फोर्स भी मिलने वाला है। फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है काइनेटिक वो तो कांस्टेंट रहता है। लेट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये कितना होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो क्या होगा, आप देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है x वो राइट डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक इनटू डिस्प्लेसमेंट x, ये वर्क डन हुआ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन का फिर से वर्क डन निकालूंगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को b से a तक लेकर के आता हूँ, अब यहाँ पर सिचुएशन देखें आप कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से ला रहे हैं, अभी b से a तक वापस लेकर के आ रहे हैं, इसको रिटर्न लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको b से a तक वापस लाएंगे, यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, तो यहाँ पर ये b से a तक इसे हमें वापस लाना है, तो b से इधर की तरफ इसे मूव करवाना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो जब लेफ्ट साइड में ये मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फ्रिक्शन ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस सरफेस के रिलेटिव में राइट में अगर मूव कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगने वाला है, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट में मूव करने वाला है तो काइनेटिक फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगेगा। और इसके पहले वाले केस में, इस केस में ये राइट में मूव कर रहा था, फ्रिक्शन लेफ्ट में, अपोजिट लगता है यहाँ पर रिलेटिव मोशन के। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ है x, लेकिन फ्रिक्शन है राइट की तरफ। तो यानी कि यहाँ पर फिर से अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक इनटू x। यानी कि इस केस में भी वर्क डन जो है इसका नेगेटिव आया था, फर्स्ट केस में a टू b और b टू a भी नेगेटिव आया। इसका मतलब दोनों ही यहाँ पर, दोनों ही पार्ट्स में या दोनों ही कंडीशंस में, यानी कि आने में और जाने में, इसने दोनों में ही वर्क को क्या किया है, कंज्यूम किया है। यहाँ भी कंज्यूम किया है और यहां भी कंज्यूम किया है। इसका मतलब ये किस तरह का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो है ये एक तरह का क्या है, डिसऑनेस्ट फोर्स है, बिल्कुल बेईमान फोर्स है।
यानी कि जितना कंज्यूम कर रहा है, जितना ले रहा है, उतना लौटा ही नहीं रहा, वापस रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो ये क्या है, डिसऑनेस्ट फोर्स है। और डिसऑनेस्ट फोर्स है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक जो कंजर्वेटिव है वो ऑनेस्ट है और नॉन कंजर्वेटिव डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट क्यों है, क्योंकि जितना कंज्यूम किया उतना रिटर्न कर पा रहा है। डिसऑनेस्ट इसलिए है क्योंकि ये इसको लॉस कर दे रहा है, हीट में लॉस कर दे रहा है। फ्रिक्शन जब होता है आप देखेंगे कि हीट डेवलप हो जाती है, क्योंकि जाने में भी हीट लॉस हो रहा है, आने में भी हीट लॉस हो रहा है। वो कंजर्व कर ही नहीं रहा ताकि वो रिटर्न कर पाए। यानी कि वो जो वॉलेट वाला कंसेप्ट है, जो बैंक वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो कंजर्व करने वाला, सेव करने वाला कॉन्सेप्ट है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के पास है ही नहीं। वो डिसऑनेस्ट फोर्स है, इसीलिए वो नॉन कंजर्वेटिव है। और इसीलिए यहां से एक चीज और निकल करके आ जाती है कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया तो हमने यहां पर बात करी किसकी, हमने बात करी कंजर्वेटिव फोर्सेस की। डेफिनेशन में भी यहां था कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन स्टोर द कंज्यूम वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने कहा कि स्टोर करने वाला, कंज्यूम करने वाला और उसको स्टोर करने वाला कॉन्सेप्ट किसके पास एग्जिस्ट करता है, वो वॉलेट किसके पास एग्जिस्ट करता है, वो कॉन्सेप्ट कहां पर रिलेटिव है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में बिल्कुल नहीं है। इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर पूरा लेक्चर मैंने जो डिस्कस किया है, कॉन्सेप्चुअली आपको पूरा एनालाइज करके मैंने बताया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी रैंडम पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ हो, कोई भी रैंडम कंजर्वेटिव फोर्स दिया हो, आप उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ये उसका मैथमेटिकल तरीका हो गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ऐसे, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स डायरेक्ट दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इस तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और यहां पर चार इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमने देखी। एक तो डेफिनेशन देखा हमने इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट ओनली अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उस तरीके से भी हमने समझने की कोशिश करी। दूसरा, यहाँ पर हमने ये चीज क्लियर किया कि कंजर्वेटिव, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका सिर्फ डिफरेंस डिफाइन है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं है। रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको चमक गया होगा यहाँ से। और ये लास्ट एंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्या, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कंजर्वेटिव फोर्स है उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है बेटा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उनके पास में वो वॉलेट, वो बैंक और वो स्टोर करने वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये अपना पूरा लेक्चर आज का हुआ, इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जैसा कि हमारे चैनल का टारगेट है कि हम ये चाहते हैं कि काफी इस तरह के टॉपिक्स जो दिखने में इजी हो सकते हैं या दिखने में टफ भी हो सकते हैं, बट उन्हें कॉन्सेप्चुअली हम एनालाइज करें, बच्चों को ये चीज ठीक ठीक समझ में आए, आप लोगों को ये ठीक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को जो है चीजें चमके। सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये नहीं है कि आप कुछ सिंपल क्वेश्चंस बना लें, जबकि हमारा टारगेट ये है कि किसी भी तरह का कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, अगर जेई में आता है, नीट में आता है, एडवांस में आता है, कहीं भी आता है, तो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपको डिटेल में इतना चमकता हो हर एक चीज कि आप क्वेश्चन देख के पता लगा पाए कि इसको किस तरह से अप्रोच करना है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर हमें चीजें तो समझ आ रही, क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो वो इसलिए अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो उतने डेप्थ में हमको क्लियर नहीं है। तो अगर इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे, यही हमारा टारगेट है कि हम इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस लेकर के आए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी हो। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास जो है अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह से और आगे इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो हमारा सपोर्ट करें। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।